Good morning, students. We are doing chapter number 7, The Homecoming. So, before starting the second part, let us have an overview of the first part. Let us have some recap. So, this chapter is about fatigue. So, जो fatigue है, फटीक चक्रवर्ती उसका पूरा नाम है, जो 14 ईयर्स का है और अपने ग्रुप का लीडर है। तो एक दिन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि नदी के किनारे पर एक बोटमैन का लकड़ी का बड़ा सा लट्ठा पड़ा होता है और वो अपने दोस्तों के साथ मिलके प्लान करता है कि वो इस लकड़ी के लट्टे को जोर से धकेल कर किसी और जगह पहुंचा देंगे। और बोटमैन जब वहां पर आकर देखेगा और लकड़ी के लट्ठे को ना पाकर वो परेशान होगा और इस तरह से वो लड़के खुश हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही सभी लड़के उस लॉग को रोल करने लगते हैं तो फटीक का जो छोटा भाई है माखन वहां पर आकर उस लकड़ी के लॉग के ऊपर बैठ जाता है और हिलने से मना कर देता है। तो फाटीक और उसके दोस्त मिलकर माखन के ऊपर बैठे ही लकड़ी के लॉग को रोल कर देते हैं और जिससे माखन जो है नीचे गिर जाता है और सभी लड़के खुशी में चिल्लाने लगते हैं। माखन जो है गुस्से में उठता है और फटीक के ऊपर टूट पड़ता है, उसके चेहरे को नोच डालता है और उसे लातों से घूंसों से मारता है और फिर घर की तरफ चला जाता है। तो फटीक उठता है और नदी के किनारे ही एक पानी में डूबी हुई नौका के ऊपर बैठ जाता है और घास के एक तिनके को कुतरना शुरू कर देता है। तो और उसी टाइम पर वहाँ पर एक सफ़ेद बालों वाला आदमी आता है और वह उससे पूछता है फटीक से कि चक्रवर्ती लोगों का घर कहाँ पर है। तो फटीक उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता और कहता है कि खुद जाओ और ढूंढ लो। तो तभी घर से फटीक के घर से नौकर आ जाता है और ज़बरदस्ती फटीक को उठाकर अपने साथ लेकर चले जाता है। तो फटीक जब घर पहुंचता है तो माखन ने पहले ही अपनी माँ से फटीक के बारे में शिकायत कर रखी होती है। तो फटीक की माँ उसे डांटती है माखन को मारने के लिए, और जबकि असल में जो माखन था उसने फटीक को मारा था। लेकिन माँ उल्टा फटीक को डांटना शुरू कर देती है जिससे फटीक गुस्से में आ जाता है और माखन को घूंसों से मारता है। तो जब यह झगड़ा चल रहा होता है उसी टाइम पर वो सफ़ेद बालों वाला आदमी वहाँ पर उनके घर में पहुँच जाता है। जब उसकी माँ उस सफ़ेद बालों वाले आदमी को देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो उस आदमी का नाम बिशंबर था और वो फटीक की माँ का भाई था, जो काफ़ी टाइम पहले उसकी माँ की शादी के बाद ही मुंबई के लिए चला गया था। लेकिन अब वो कैलकाटा वापस आया था और अपनी बहन से मिलने के लिए आया हुआ था। तो बिशंबर अपनी बहन से पूछता है कि उसने अपने दोनों बेटों का पालन पोषण कैसे किया है। तो माँ बताती है कि फाटीक उसे काफ़ी परेशान करता था, लेकिन माखन जो था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और जो बिशंबर है यह सुनकर अपनी बहन को कहता है कि वो फाटीक को अपने साथ कैलकाटा ले जाएगा और वहाँ उसे अपने बच्चों के साथ एजुकेट करवाएगा। तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम पेज नंबर 86 एंड लास्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ इज इट वॉज एन इमेंस, इमेंस मीन्स ग्रेट, रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ फाटीक। तो जैसे ही बिशंबर ने फाटीक को ले जाने के बारे में कहा तो माँ जो थी वो जल्दी से मान गई और माँ के लिए यह एक बड़ी राहत की बात थी। फाटीक से वो छुटकारा पाने जा रही थी। टू गेट रिड ऑफ मीन्स किसी चीज़ से छुटकारा पाना। शी हैड अ प्रीजुडाइज अगेंस्ट द बॉय, फटीक के प्रति उसकी माँ के दिल में गलत धारणा बनी हुई थी। एंड नो लव वॉज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, और वह सोचती थी कि दोनों भाइयों फटीक और माखन में किसी तरह का कोई भी प्यार नहीं बचा था। शी वॉज इन डेली फियर दैट ही वुड समडे आइदर ड्रोन माखन इन द रिवर और ब्रेक हिज हेड इन अ फाइट। तो माँ को हर रोज़ यह डर लगा रहता था कि किसी न किसी दिन जो फाटीक है वो माखन को नदी में
डुबाकर मार देगा, या फिर किसी लड़ाई झगड़े में उसका सर फोड़ डालेगा, और अर्ज हिम ऑन इनटू सम डेंजर, और जहाँ किसी तरह के किसी खतरे में माखन को धकेल देगा। एट द सेम टाइम शी वॉज अ लिटिल डिस्ट्रेस्ड टू सी फाटिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू लीव हिज होम, लेकिन उसी टाइम पर, उसी समय जो माँ थी वो थोड़ी बेचैन थी यह देखकर कि फाटीक जो था वो अपना घर छोड़ने के लिए कितने ज़्यादा जल्दबाजी दिखा रहा था, कितना ज़्यादा उत्साहित था। फाटीक एज सुन एज ऑल वॉज सेटल्ड, तो जैसे ही सारी बातचीत तय हो गई, फाटीक का जाना तय हो गया, kept asking his uncle every minute when they were to start, वो अपने मामा से पूछता रहता था बार बार कि वो कब रवाना होने वाले थे। He was on pins all day long with excitement, खुशी के मारे वो बेचैन रहता था। on pins means बेचैन रहता था, and lay awake most of the night, और रात के समय ज़्यादातर वो जागता रहता था। ही bequeathed टू माखन इन परपेचुइटी, परपेचुइटी मीन्स विल में, वसीयत में, हिज फिशिंग रॉड, हिज बिग काइट एंड हिज मार्बल। bequeath का मीनिंग है टू गिव, तो जब फटीक था वो जाने वाला था, इसलिए उसने अपनी वसीयत करते हुए हमेशा के लिए माखन को अपनी फिशिंग रॉड दे दी, उसे अपना बड़ा काइट दे दिया, और अपने सभी मार्बल्स भी उसे दे दिए। इंडीड एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर, असल में इस बिछड़ने के टाइम पर, हिज जेनरोसिटी टूवर्ड्स माखन वॉज अनबाउंडेड। जेनरोसिटी मीन्स काइंडनेस, तो माखन के प्रति फाटीक की जो काइंडनेस थी वो लिमिटलेस थी, उसकी कोई भी सीमा नहीं थी। व्हेन दे रीच्ड कैलकाटा, फाटीक मेट हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो फाटीक फिर अपने मामा के साथ कैलकाटा रवाना हो गया, और जब वो कैलकाटा पहुंचा तो फाटीक अपनी आंट से, अपनी मामी से पहली बार मिला। शी वॉज बाय नो मीन्स प्लीज्ड विद दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली, अपने परिवार में हुई इस बेफजूल वृद्धि से वो किसी भी तरह से खुश नहीं नजर आ रही थी, क्योंकि फाटीक के जाने से उसका परिवार और बढ़ गया था। शी फाउंड हर ओन 3 बॉयज क्वाइट इनफ टू मैनेज विदाउट टेकिंग एनीवन एल्स, अपने घर में किसी और को रखे बिना ही उसे अपने तीनों लड़कों को संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता था। एंड to bring a village lad of 14 into their midst was terribly upsetting, और उनके बीच में एक 14 साल के गांव के लड़के को लाकर रख देना काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला था। बिशंबर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस बिफोर कमिटिंग सच एन इनडिस्क्रिशन, तो जो मामी थी, जो आंटी थी, वो यह सोचती थी कि बिशंबर को इस तरह की नासमझी बेवकूफ़ी करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए था। इनडिस्क्रिशन मीन्स नासमझी या बेवकूफ़ी, नॉनसेंस। नेक्स्ट, इन दिस वर्ल्ड देयर इज नो वर्स न्यूसेंस, न्यूसेंस मीन्स ट्रबल, देन अ बॉय एट द एज ऑफ 14, तो इस दुनिया में, इस संसार में एक लड़के के लिए 14 साल की जो उम्र होती है, आयु होती है, वो सबसे बड़ी मुसीबत होती है, उससे कोई बुरी और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। ही इज़ नाइदर ऑर्नामेंटल नॉर यूजफुल, 14 साल का जो लड़का होता है वो ना ही दिखने में खूबसूरत लगता है और ना ही वो किसी काम का होता है। It is impossible to shower affection on him as on a smaller boy, एक छोटे बच्चे की तरह उसके ऊपर प्यार की वर्षा करना असंभव होता है। And he is always getting in the way,
और ऐसा जो लड़का होता है वो हमेशा अपने लिए, खुद के लिए रुकावट बना रहता है, अपनी ग्रोथ में रुकावट बना रहता है। अगर उस पर बच्चों जैसा प्यार नौशावर किया जाए तो हमेशा वो अपने आप को एक चाइल्ड समझेगा और इस तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा। इफ ही टॉक्स विद द चाइल्डिश लिस्प मीन्स बच्चों की तरह तुतलाते हुए, ही इज कॉल्ड अ बेबी। अगर वो बच्चों की तरह तोतली आवाज में बात करता है तो उसे एक छोटा बच्चा कहा जाता है। एंड इफ इन अ ग्रो अप वे ही इज कॉल्ड इम्पर्टिनेंट। अगर वो बड़ों की तरह बात कहता है तो उसे मुंह फट या गुस्ताख समझा जाता है। इन फैक्ट टॉक ऑफ एनी काइंड फ्रॉम हिम इज रिसेंटेड। असल में 14 ईयर का लड़का किसी भी तरह की जब भी कोई बात करता है तो उसका बुरा मनाया जाता है, उसे नकारा जाता है। देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज। और साथ में जो 14 ईयर्स का लड़का होता है वो अनअट्रैक्टिव बढ़ती हुई उम्र में होता है। अनअट्रैक्टिव मीन्स जो दिखने में अच्छी ना हो। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ्स विद इनडिसेंट हेस्ट। वो अपने कपड़ों में से बड़े बेढंगे से और हड़बड़ी में बढ़ता है, यानी कि उसके कपड़े जो है वो छोटे हो जाते हैं। हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर एंड अनसाइटेडली। उसका चेहरा अचानक से नुकीला हो जाता है और बदसूरत हो जाता है। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। बचपन में छोटे बच्चों की गलतियों को माफ़ करना काफ़ी आसान होता है। बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस। लैप्सेस मीन्स कमियां इन अ बॉय ऑफ 14। लेकिन एक 14 साल के लड़के की कमियों को सहना किसी तरह से भी मुश्किल होता है। ही बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस। तो 14 साल का जो लड़का होता है बड़े कष्टदायक रूप से अपने आप के बारे में जानता है कि ना ही वो बच्चा है, ना ही वो बड़ों में बैठने के योग्य है, ना ही वो बच्चों में खेलने के योग्य है। एंड व्हेन ही टॉक्स विद एल्डरली पीपल ही इज आइदर अनड्यूली फॉरवर्ड। जब भी 14 साल का लड़का बड़े लोगों से बातचीत करता है तो जहाँ तो वो बहुत बड़बोला हो जाता है, अनड्यूली फॉरवर्ड मीन्स मुंह फट बन जाता है, और एल्स सो अनड्यूली शाई, जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा ही शर्मीला बन जाता है। दैट ही अपीयर्स अशेम्ड ऑफ हिज ओन एग्जिस्टेंस। और ऐसा लगता है कि उसे खुद की एग्जिस्टेंस के ऊपर शर्म आ रही हो। नेक्स्ट, yet it is at this age that in his heart of hearts a young lad means boy most craves recognition and love। लेकिन फिर भी ऐसी उम्र में जो 14 साल का लड़का होता है अपने दिल ही दिल में सभी लोगों से सम्मान पाना चाहता है और प्यार पाने की ख्वाहिश रखता है। एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनीवन। तो वो किसी भी व्यक्ति का गुलाम बन जाता है, उसका भक्त बन जाता है। हु शोज हिम कॉन्सिडरेशन, जो उसका ख्याल रखता है, उसे तवज्जो देता है। वट नन डेयर ओपनली लव हिम, लेकिन कोई भी खुल के उसे प्यार नहीं कर सकता, प्यार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस, क्योंकि इसे फालतू का लाड प्यार समझा जाएगा। इंडल्जेंस मीन्स लाड प्यार। एंड देयर फॉर बैड फॉर द बॉय, और समझा जाता है कि इस तरह का लाड प्यार 14 साल के लड़के को बिगाड़ देगा। सो व्हाट विद स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग, तो इस तरह से डांटने से और झिड़कने से ही बिकम्स वेरी मच लाइक अ स्ट्रे डॉग। स्ट्रे डॉग मीन्स आवारा कुत्ता। तो वो लड़का जो है एक आवारे कुत्ते की तरह बन जाता है। दैट हैज लॉस्ट इट्स मास्टर, जिसका मालिक कहीं खो गया हो। नेक्स्ट, हिज ओन होम इज द ओनली पैराडाइज दैट अ बॉय ऑफ 14 कैन नो। असल में 14 ईयर्स के लड़के के लिए अपना घर ही इकलौता स्वर्ग होता है।
To live in a strange house with strange people is little short of torture. एक अजनबी घर में अजनबी लोगों के साथ रहना काफ़ी ज़्यादा दुखदाई होता है. While it is the height of bliss to receive the kind looks of women and never to suffer their slights, लेकिन औरतों की मेहरबानी को प्राप्त करना और अगर औरतें ऐसे लड़के का तिरस्कार ना करें तो उसके लिए यह सबसे बड़ी खुशी की बात होती है. नेक्स्ट, इट वॉज एंग्विश टू फटीक टू बी एन अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस, कॉन्स्टेंटली डिस्पाइज्ड मीन्स हेटेड एंड स्लाइटेड बाय दिस एल्डरली वुमेन. स्लाइटेड मीन्स तिरस्कार करना. तो फाटीक जो था अपनी आंटी के घर में एक बिन बुलाया मेहमान था जिसे यह बूढ़ी औरत जो थी वो लगातार नफरत करती रहती थी और उसका तिरस्कार करती रहती थी. तो यह बात जो थी फाटीक के लिए काफ़ी ज़्यादा कष्टदायक थी, दुख वाली बात थी. एंग्विश. इफ़ शी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, अगर उसकी आंटी मामी फाटीक को कभी कुछ उसके लिए करने के लिए कह देती, ही वुड बी सो ओवरजॉयड दैट हिज जॉय वुड सीम एग्जैजरेटेड. अगर फाटीक की आंटी कभी उसे अपने लिए कुछ करने के लिए कह देती तो फाटीक की जो खुशी की कोई सीमा नहीं रहती और उसकी खुशी ज़रूरत से ज़्यादा लगती थी. एंड देन शी वुड टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड, और तभी उसकी आंटी उसे कहती कि मूर्ख ना बनो, बट टू गेट ऑन विद हिज लेसन्स, और उसे कहती कि जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो. नेक्स्ट, देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल दैन फाटीक. तो कैलकाटा में फाटीक जिस स्कूल में पढ़ता था उसके जितना कोई भी नालायक लड़का उस स्कूल में नहीं था. ही गैप्ड, उसका मुंह जो था हमेशा क्लास में खुला रहता था. एंड रिमेन्ड साइलेंट व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन. जब भी टीचर क्लास में फाटीक को कोई भी क्वेश्चन पूछता था तो फाटीक चुपचाप खड़ा रहता था. एंड लाइक एन ओवरलैडन, एज ओवरलैडन मीन्स जरूरत से ज़्यादा जिसने भार उठा रखा हो. पेशेंटली सफर्ड द मैनी थ्रैशिंग्स दैट वर मेटेड आउट टू हिम, और किसी जरूरत से ज़्यादा बोझ लदे हुए गधे की तरह बड़े धीरज से उस सारी मारपीट को सहता रहता था जो भी उसे दी जाती थी, जो भी उसे मारपीट स्कूल में मिलती थी. When other boys were out at play, जब दूसरे लड़के बाहर खेलने के लिए जाते थे, he stood wistfully by the window, तो वो खिड़की के पास चुपचाप खड़ा रहता था. And gazed at the roofs of the distant houses, तो दूर दूर के घरों की छतों को वह घूरता रहता था. And if by chance he espied children playing on the open terrace of a roof, अगर किसी छत के चबूतरे में, खुले चबूतरे में उसे खेलते हुए बच्चे नज़र आ जाते, his heart would ache with longing, तो उसका मन भी खेलने के लिए ललचाने लगता. One day he summoned up all his courage, एक दिन summoned up means collected, तो एक दिन फाटीक ने अपनी सारी स्ट्रेंथ, करेज जो थी, हिम्मत जो थी, जुटाई, इकट्ठा की. एंड आस्क्ड हिज अंकल, अंकल व्हेन कैन आई गो होम, तो अपने अंकल से उसने मामा से पूछा कि मामा जी मैं घर कब जा सकता हूँ. हिज अंकल आंसर्ड वेट टिल द हॉलीडेज कम, उसके अंकल ने रिप्लाई किया छुट्टियाँ आने का इंतज़ार करो. बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल अक्टूबर, लेकिन फाटीक ने कहा कि छुट्टियां तो अक्टूबर तक भी नहीं होने वाली. एंड देयर वॉज स्टिल अ लॉन्ग टाइम टू वेट, और अभी छुट्टियां आने के लिए उसे काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ना था. सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही.
सो नेक्स्ट पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, here are some questions for your home assignment. Try to compose answers of these two questions and write the answers in your notebooks. Till then, thank you very much.